नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते हम ये बेहद खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बाजार से जुड़ी हर बारीकी आपको समझाई जाती है आसान भाषा में। और हर हफ्ते हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज होते हैं जो बाजार की चाल को समझते हैं और आपके निवेश पोर्टफोलियो में उस समझ को कैसे लागू करना चाहिए इसकी सीख आपको देते हैं। आज भी बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक शेनॉय, सीईओ फाउंडर कैपिटल माइंड मेरे साथ हैं। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए, इस चर्चा के लिए। और बाजार में हफ्ता भी ऐसा जहां पर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपसे अच्छी आवाज़ मेरे ख्याल से इस वक्त काफ़ी काम की हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे निवेशकों के लिए। दीपक, तो बाजार जिस माहौल से गुजर रहा है, जहाँ पे जो पॉलिटिकल टेंशन्स हम देख रहे हैं, जिनका असर, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमने एक रेट कट सिनेरियो की शुरुआत की है, भारत में उसका ट्रांसलेशन का हमें इंतज़ार है जो आरबीआई करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल आपके अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो बाजार इस तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किस मोड़ से गुजर रहा है, कुछ बताइएगा। जरूर। फर्स्टली थैंक यू कविता जी, आपने प्रोग्राम बुलाने के लिए और इतना प्रेज देने के लिए। पर ये जरूर कहूंगा कि इस मार्केट में जो अभी जो जो इस मार्केट के जो अभी जो हालात हैं वो शायद ऐसे मतलब ऐसे इतने सारे इवेंट्स अगर साथ में आए हुए हैं। और पहले यूजली अगर इतने सारे इवेंट्स साथ में आते तो कहते कि मार्केट 20% गिर जाएगा या फिर 30% गिर जाएगा। ये नॉर्मली होता था कि कहीं पे वॉर हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्रूड के प्राइसेस पहले गिरे थे फिर स्पाइक हो गए। अब लोग शायद ये भी डरे हुए हैं कि अच्छा आगे क्या होगा, यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं, इंडिया में रेट कट शायद इस हफ्ते के बाद होगा। और अगर ये सारी चीज़ें देखें तो आई थिंक बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं मार्केट में। और मुझे हमें मैं तो यही कहूँगा कि आप नेक्स्ट 2-3 महीने के बजाय आप नेक्स्ट 5 और 6 इयर्स देखें, 5-6 साल आगे अगर आप देखें, आपको शायद थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडिया का यहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी जो 2,500 डॉलर की हमारी पर कैपिटा जीडीपी इनकम है, ये भी $4,000 के करीब हो जाएगी, 4,000 से ज़्यादा हो जाएगी बाय 2030 मोस्ट लाइकली। और उस हिसाब से इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है और जो ऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं वो यहाँ से शायद और इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। चाहे आप रिटेल मार्केट्स की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें या फिर जनरल कंजम्पशन की बात करें, हम इंडिया में आई थिंक ये बढ़ने ही वाला है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आज के जो आप स्टॉक्स खरीदोगे, आई थिंक 5 साल आगे देख के आपको उस हिसाब से खरीदनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे स्टॉक्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि अगर आज खरीदे भी और 5 साल में अच्छा भी करें तो अगर उनके वैल्यूएशन 5 साल बाद 2019 के वैल्यूएशंस तक गिर जाए, मतलब अभी हमारे वैल्यूएशंस 2x 3x हो गए हैं इन इवन इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक। मतलब प्राइस टू बुक अगर आप 4 गुना देते थे 2019 में, आज आप लार्ज कैप्स में भी 8 साढ़े 8 गुना दे रहे हैं। अगर वो गिर के 4 गुना हो जाता है 2029-30 में, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल आएगा नहीं अगर आप आज इस प्राइस पे खरीदें। तो आपको खरीदी भी थोड़ी सी मतलब देख के परख के आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि आप बस 2030 का जो सपना है, जो हम जैसे हम फंड मैनेजर्स हम तो वही वही सपने बनाते हैं कि आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सब कुछ ठीक होगा का मतलब ये नहीं है कि आप मारुति खरीदे लेकिन मर्सिडीज का भाव दें। वो बिल्कुल थोड़ा सही। सा आप ध्यान में रखें खरीदने से पहले। देखिए, सब कुछ तो कभी ज़िंदगी में भी ठीक नहीं होता है और ज़िंदगी से अगर कोई कुछ सीखना चाहता है और उस सीख को अगर बाज़ार में शामिल करना चाहता है, अमल में लाना चाहता है, तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन बेहतरीन बात आपने कही कि यहाँ पर इस वक्त अगर कोई पैसे लगाना भी चाहता है तो अपना नज़रिया थोड़ा सा। जरूर है कि जहाँ पे स्टॉक्स कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं और उनका जो वेटेज है हमारे कंफर्ट जोन से ज्यादा है, जो स्टॉक 5% हुआ करता था अब 8 साढ़े 8% हो गया, अगर तो उसको हम थोड़ा सा कम करके ट्रिम करके उसका वेटेज कम कर देते हैं। तो हमारे जो तीन तीन चार सेक्टर्स हैं हम बिल्कुल उसमें कंप्लीटली इन्वेस्टेड है अभी भी। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज हैं
इन्होंने हमें लग रहा है कि ये अच्छा करेंगे आगे जाके, क्योंकि इनकी जो डेट लेवल्स हैं, जो इन्होंने लोन्स जैसे लिए हुए हैं, वो उन्होंने एक्चुअली उसको काफी कम किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ मे बी 5 और 6 इयर्स। और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है। तो अब जैसे जैसे गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे आप पोर्ट्स देख लो, एयरपोर्ट्स देख लो, या फिर रोड्स देख लीजिए, या फिर रेलवेज देख लीजिए, उस सेक्टर्स में आई थिंक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट आएगा गवर्नमेंट से। और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसी कंपनीज जो है, चाहे पीएसयू भी हो, वो ऐसी कंपनीज आई थिंक इनके इनके रेट्स लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन उनको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप क्या प्राइस पे कर रहे हो और कितना अपसाइड है। सेकंड जो सेक्टर है हमारा, कंजम्पशन है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, अभी आगे बढ़ के और इंक्रीज होगी। यहाँ पे थोड़ी सी रिटेल वाली कंपनीज हैं, थोड़ी सी कंपनीज ऐसे हैं जो रिटेल कंपनीज को बिजनेसेस या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, ऐसी ऐसे सेक्टर्स में आई थिंक इंडिया में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगेन प्राइसेस देख के, हमारे कुछ कंपनीज भी हैं जो एक्सपेंसिव हो गई हैं, लेकिन हम उसमें भी पोजीशंस को मैनेज कर रहे हैं थोड़ा सा। दो तीन और सेक्टर्स है। एक तो हम कहते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, अभी उनकी वहाँ भी स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो जो कंपनीज वहाँ पे अच्छा करेंगी, वो पीएलआई के जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स हैं, उससे उनका उनका पहला पड़ाव यहाँ से थोड़ा सा आगे होगा। और फिर दूसरा पड़ाव, वो उनको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना खुद करेंगे आगे बढ़ के। चाहे आप सेमी कंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप ऑटो देख लीजिए, चाहे आप ऑटो में जो एंसिलरीज हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो देख लीजिए, वो भी है। दो और सेक्टर्स है, एनर्जी इंडिपेंडेंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये जो थीम्स हैं हमारे, कि बेसिकली इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है। तो ये इंपोर्ट का जो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, और इसकी जो स्पेसिफिकली इन एनर्जी, चाहे आप हाइड्रोजन एनर्जी देख लीजिए, न्यूक्लियर देख लीजिए, हाइडल सोलार देख लीजिए, ऐसे कंपनीज आई थिंक इंडिया की क्रूड इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हमारे क्रूड इंपोर्ट जैसे जैसे कम होते जाएंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और कम होगा। एंड इन द लॉन्ग टर्म ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये जो सेक्टर्स है, हम इसमें कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने एक जरूर ऐड किया है, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में हमने इंक्रीज किया हुआ है अपना वेट पिछले 1-2 महीने में। इसलिए कि बैंकिंग सेक्टर एक ही है जिसमें आई थिंक कह सकते हैं कि प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जैसे दूसरे सेक्टर्स में है। और आई थिंक बैंकिंग का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव और आगे होगा। सरकारी या निजी बैंकों पर ज्यादा आपका फोकस है? अभी तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में ये जरूर है कि उनकी कंसोलिडेशन की वजह से गवर्नमेंट बैंक्स को काफी मतलब उन्होंने अपने एनपीएस को कम किया हुआ है, और उन्होंने अपने बैलेंस शीट को ठीक किया है। पर रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट बैंक्स में थोड़ी सी मतलब आई थिंक ज्यादा बुलिशनेस हो गई है कि ये कंपनीज ऐसी करेंगी। इनमें उतना ग्रोथ नहीं है, और जब इनको ग्रोथ के चैलेंजेस आते हैं, तो एसबीआई को छोड़ के मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा सा मतलब वो उस फाइट में थोड़ा लूज कर जाते हैं कि डिपॉजिट्स या फिर लोन्स देने में वो मोस्टली दे डू इट मच लेटर देन एवरीबडी एल्स। सो इसकी वजह से मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी मतलब करेक्शन आया हुआ है, और या फिर उनकी मतलब उन्होंने वो इतने इंक्रीज नहीं हुए हैं उनके प्राइस में। उनके जो प्राइस टू बुक है अब 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स हो गए, जो पहले 4 गुना हुआ करती थी। तो शायद उसमें ज्यादा वैल्यू है। गवर्नमेंट बैंक्स में मुझे अभी भी थोड़े चैलेंजेस लग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक जो 75% से ज्यादा कर चुकी है काफी कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनमें वो जरूर कम करेगी। और जब वो कम करने की कोशिश करेगी तो प्राइस पे हिट होगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा उनकी शेयर्स। दीपक, मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म बातें अक्सर नहीं की जाती हैं, और शायद आप पसंद भी ना करें, लेकिन फिर भी फिलहाल का जो डर का माहौल हमें दिखाई दे रहा है बाजार में, डर के मोमेंटम को का खेला जा सकता है सावधानी से अगर खेलना हो तो?
कविता जी, डर का माहौल हमेशा रहता है। हाँ। चाहे आप कुछ भी कह दो, आप कभी भी मुझे पूछो कि हम्म। डरने की कोई वजह, कि अगर आप 5 बजे दे दो, मैं 5 बजे आपको कभी भी दे दूंगा। हम्म। लास्ट ईयर मैं कहूंगा कि अगर 2 साल पहले मैं कहूंगा कि देखो, यूक्रेन का वॉर हो रहा है और वहाँ पे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद और यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, तो सब कुछ नीचे आ जाएगा। नीचे नहीं आया। फिर सिलिकॉन वैली बैंक का प्रॉब्लम आया मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक, जो इतनी बड़ी बैंक, छोटी बैंक है यूएस के लिए, पर इंडिया में एचडीएफसी बैंक से बड़ी बैंक थी वो उस टाइम पे। तो वो फेल हो गई, और अब मैंने कहा कि ये देखो, अब ये फेल हो गई है, पता नहीं क्या होगा। लीमन जैसी बैंक जब फेल हुई थी, तब मार्केट 80% गिरा था। तो वो डरने की बात थी। अब इसराइल में वॉर हो रहा है, रशिया में वॉर अभी भी चल रहा है, यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं। बजट में आपने देखा कि हमारा जो इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स, उसको बढ़ा दिया गया था। जो जिस पार्टी को लोग कह रहे थे कि मेजोरिटी मिलेगी, उस पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, और फिर कोalition गवर्नमेंट बनी। ये सारी चीजें हुई हैं, और सारी चीजों का डर भी था। जिसका डर था वो हुआ, और होने के बावजूद मार्केट उस टाइम से 10 12 20% ज्यादा है। इस इलेक्शन के बाद से अब तक मार्केट इज मोर देन 20% अप। जो इलेक्शन के दिन 6 7% गिरा था, वहां से 20% और ऊपर है। अगर आप वो चीज देखें, तो मैं कहूँगा ये कि डर के माहौल में शायद ज्यादा पैसा बनता है, इवन इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन ये जरूर रखना चाहिए कि डर का माहौल का मतलब ये नहीं है कि जब डर का माहौल हो सब पैसा बोरो करके या लोन लेके आप इन्वेस्ट करो। हम्म। आई थिंक ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। डर का माहौल ये भी होना चाहिए कि मार्केट थोड़ा गिरना भी चाहिए। अभी तो मार्केट सिर्फ 2% नीचे है अपने टॉप से। सो हम्म। डर का माहौल आई थिंक हमारे माइंड में है, पर मार्केट के प्राइस में नहीं है अभी तक। लेकिन जब प्राइस में आ जाएगा, तब शायद आपको मौका मिलेगा और इन्वेस्ट हम्म। करने को। अभी तो आई थिंक लोग डर के मारे बाहर बैठे हुए हैं, हम्म। पर प्राइसेस कम नहीं हुए अभी हम्म। तक। सही बात कही आपने कि डर का माहौल सिर्फ हमारे जहन में है, बाजार के प्राइसेस में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, जियोपॉलिटिकल फैक्टर तो एक रीज़न हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर हम इकोनॉमीज़ को भी देखें, यूएस की अपनी अलग परेशानियां चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर एक कट के बाद एक और बड़े कट की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। काफ़ी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। जापान चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ पर अलग तरह की सिचुएशन उभरती हुई दिखाई दे रही है। अब इस पूरे समीकरण में और इतने सारे घबराहट और कोलाहल के बीच में हमारे बाजार अगर देखा जाए कमोबेश तो काफ़ी मजबूती से खड़े तो हैं। लेकिन इनका जब इम्पैक्ट पड़ता है और अगर उस फैक्टर को किसी पॉलिटिकल अनिश्चितता या जो पॉलिटिकल अनिश्चितता का एक सपोर्ट मिलता है, तो घबराहट फैल जाती है। अब इसके मद्देनजर मैं समझना चाहूँ ऐसे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स या ऐसे ट्रिगर्स जिसके लिए शायद बाजार इंतजार कर रहा हो, तो वो क्या हो सकता है? क्या रेट कट उसमें से एक होगा जिसका अब इंतजार है हमें और हमारे बाजारों को? बिल्कुल। ये कविता जी, आप जैसे आपका होम लोन है अगर, हम्म। तो आपका अगर होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है, तो उससे या तो आप कंटिन्यू ईएमआई रखें, और उस ईएमआई से आपका लोन का टेन्योर, जो टाइम फ्रेम है, जिस जितना वक्त लगता है आपको लोन रिपे करने में, वो वक्त कम हो जाएगा, और वो कर सकते हैं। या फिर आप अपनी ईएमआई को ही कम कर सकते हैं, जिसमें जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है, उससे फायदा आपको जरूर होगा। लेकिन ये जो फायदा है, यूजली आपको 1 साल लगेगा। अगर आपने होम लोन लिया और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया, तो बैंक्स इमीडिएटली अपना लोन रेट कम नहीं करती हैं आपके लिए, क्योंकि आपका लोन तो ऑलरेडी है। और आपका जो लोन का रीसेट डेट होता है, यूजली साल में एक बार रीसेट होता है, वो उस डेट पे वो रेट को आपके रेट को चेंज करेंगे। लेकिन ये भी जरूर है कि आप अपना लोन किसी और बैंक से या और एनबीएफसी को आप शिफ्ट कर सकते हो, और उसमें प्री पेमेंट की कोई पेनल्टी नहीं है। और अगर आप कोई दूसरा बैंक आपको ½ % या 1% कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन अगर देगा, तो आप अपना होम लोन शिफ्ट कर दोगे। तो इस वजह से आपकी या तो फिर ईएमआई कम हो जाएगी, आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, आप ज्यादा खर्च कर पाओगे, और देयरफॉर इकोनॉमी
उससे उनकी बेनिफिट होगी। तो शायद आप जूडियो जाएं और कपड़े खरीदें और उस वजह से उस कंपनी का स्टॉक बढ़ जाए, या फिर आप कुछ और ऐसे खरीदें जो मतलब आपकी जो कंजम्पशन इंक्रीज होगी उसकी वजह से। आई थिंक वो पॉजिटिवनेस है जरूर। लेकिन ये भी है कि पिछले 10 सालों में जब भी आरबीआई ने रेट कट किया है, उसके तुरंत कुछ दिनों बाद मार्केट एक्चुअली नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। क्योंकि यूजली लोग इसलिए रेट कट करते हैं कि ग्रोथ में कोई स्लो डाउन है, आई मीन, या फिर कुछ इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन है, या फिर ग्रोथ नहीं आ रही है। उसकी वजह से आरबीआई भी अपने रेट्स कम कर रही है। तो उस वजह को देख के मार्केट यूजली 2-3 दिन वो एडजस्टमेंट नीचे की तरफ आ जाता है। तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। क्या आप सिर्फ रेट कट को देख रहे हो, तो शायद आपको उतना मतलब उतना बेनिफिट नहीं आएगा। लेकिन आप रेट कट के 3 या 6 महीने बाद देख रहे हो, तो फिर आई थिंक फायदा और आ सकता है उसके बाद। क्योंकि ये जो रेट कट्स हैं, आम आदमी को ट्रांसलेट करते हुए उनको उनको टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक बिल्कुल वो ट्रांसलेट हो जाए। बिल्कुल। तो दो चीज, सॉरी, नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दो 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 चीजें और हैं आई थिंक। हम्म एक तो ये है कि यूएस इलेक्शंस के बाद जो यूएस कंपनीज हैं उन्होंने और जो यूएस के फंड्स हैं उन्होंने अपना एलोकेशन इंडिया को कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया है रिसेंटली। आई थिंक वहाँ भी अनसर्टेनिटी है। तो वो जब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, चाहे जो भी आए पावर में, आई थिंक उसके बाद इंडिया की एलोकेशंस और बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो इंडिया की एलोकेशंस बढ़ी नहीं थी, चाइना की एलोकेशंस कम हो गई थी। अभी मुझे लग रहा है कि दोनों इंडिया और चाइना की एलोकेशंस इंक्रीज होंगी आगे जाके। ये इसकी वजह से आई थिंक बाहर का कैपिटल भी इंडिया की तरफ आएगा यूएस इलेक्शंस के बाद से। और थर्ड पॉइंट ये भी है कि एक बार ये दो वॉर्स चल रहे हैं अभी, बड़ा जो इसराइल वाला सिचुएशन है और जो रशिया का सिचुएशन है। एक ट्रिगर वो भी होगा कि इनमें से एक अगर वॉर खत्म हो जाए किसी तरह से, और उस टाइम पे आई थिंक मार्केट्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट वो वाली अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकती है आगे जाके। काफ़ी लंबी बात की होम लोन पर आपने, तो उस बात से मुझे एक चीज़ ये याद आई कि आपने अभी तक किनारा कर रखा है शायद होम लोन से। क्या ये बात सच है? क्या अभी भी आप अपने इस फैसले पर अडिग हैं या कि कुछ मामला बदला है? अभी भी रेंट पे ही रहा जा रहा है या आपने रियल एस्टेट में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, या रह भी रहे हैं शायद? सो आई थिंक कविता जी, इन्वेस्ट तो मैं कभी रियल एस्टेट में शायद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से घर एक कार की तरह होता है। आप ऊबर पे जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो। आप अगर मुंबई में हो तो आपको कार की शायद ज़रूरत ही नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आप कार अगर अपने लिए खरीदते हो तो इसलिए खरीदते हो कि ये नहीं कि सोच के कि मैं आगे जाके इसको और पैसे पे इन्वेस्ट करके इसमें बढ़ा दूंगा। इट्स एन एक्सपेंडिचर। आप उसको खर्चे की तरह आप अपने माइंड में रखते हो। इसी तरह से घर भी एक खर्चा ही है। अब यूजली प्रॉब्लम ये है, इसका वैल्यू इतना ज्यादा है कि लोग इसको खर्चे के वजह खर्चे को मतलब नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। मेरे हिसाब से आप जो घर खरीदते हो वो खर्चा ही है। और आपने अगर इतना ज्यादा लोन लिया हुआ है कि आपके पास कुछ नहीं बचता है स्पेंड या इन्वेस्ट करने के लिए, फिर फायदा क्या हुआ? तो मैंने अभी रिसेंटली घर खरीदा है, पर मेरे लिए वो एक्सपेंस है, वो मेरे नेटवर्थ से जीरो जाता है। और मैं उसको बिल्कुल अपने नेटवर्थ में मानता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से वो घर खर्चा ही है। पर मैंने अपने खुशी के लिए किया हुआ है, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई मुझे बोल दे कल आके कि घर का प्राइस 20% ऊपर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहीं रहना है और मुझे उसको बेचना नहीं है। अगर मैं बेचूंगा कुछ और खरीदूंगा रहने के लिए, तो फायदा तो वही हुआ, मतलब बेकार में एक से दूसरी जगह आपने शिफ्ट कर दिया बस। वो उससे और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैंने इसलिए इतनी देर वेट किया कि आई डोंट वांट टू बिकम अ बर्डन, कि आप इतना ज्यादा ईएमआई दो। नहीं तो आप घर छोटा खरीदोगे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा वाला, लेकिन रेंट पे आप बड़े घर में रह सकते हो। खरीदोगे तो छोटा घर खरीदोगे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से आई थिंक ऐसा तब तक वेट करना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा जमा हो
कि आप अपने खुशी का घर ले सको और उसको एक्सपेंडिचर मान सको कि ये मेरा नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है, फिर भी मैं ठीक हूँ। तो आई थिंक वो टाइम मेरा आ गया था पिछले साल, बट अदरवाइज आई वुड नॉट से इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अगर प्राइसेस बढ़ते, लोग लोग पैसा बनाते हैं ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो दीपक शनॉय जो है अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? उनका पैसों के साथ खुद का निजी रिश्ता क्या है? क्या आपकी भी रातों की नींद जाती है जब बाजार में इतना उतार चढ़ाव होता है? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो शायद अपनी पहली सैलरी से या अपने पहले निवेश से आपने खरीदी हैं? क्योंकि आम निवेशक को ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बताइए अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कुछ। तो हम एक पीएमएस चलाते हैं कविता जी, हमारे पीएमएस में अबाउट 2300 करोड़ हैं। हो मैंने रही है सर, अपने निजी निवेश की बात हो रही है सर, निजी निवेश नहीं की। नहीं, मैंने अपना निजी निवेश अपने पीएमएस में डाला। अच्छा, तो लेकिन मैंने पहली तनख्वाह कितनी थी और पहली तनख्वाह से क्या किया और तनख्वाह को जमा कब करना शुरू किया, ये सब बातों से शुरू कीजिए ना। बाकी सब तो सब जगह पढ़ा ही हुआ है, पढ़ लेंगे हम सब। जरूर जरूर। नहीं नहीं, अच्छा वो वाली पार्ट अलग है क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था वो 1996 में था। जी। मेरी सैलरी 4,500 रुपये थी और उसमें कुछ बचता नहीं था। अगर बचा भी तो 100 रुपये बचते होंगे, और अगर आप उसको जो मैथमेटिक्स लगा लो कैलकुलेटर, 20% 30% CAGR, आज मतलब कुछ ज़्यादा नहीं आएगा बस। तो उस टाइम पे आप 100 रुपये के साथ इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे कहीं पे। कर एटलीस्ट आई थिंक 2000 के बाद ही शायद डीमैट अकाउंट जब ओपन हुए और म्यूचुअल फंड्स थोड़े से बेटर हुए, तब आप शायद इन्वेस्ट कर सकते थे, बट उससे पहले नहीं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ आई थिंक 2006 के बाद। 2006 में एक्चुअली मेरा बेटा 2007 में उसका जन्म हुआ, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा प्लानिंग स्टार्ट किया कि अच्छा कुछ करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो उस टाइम पे हमने थोड़ा सा मतलब पैसे जमा करने स्टार्ट किए उसके लॉन्ग टर्म एजुकेशन के लिए। जब हमारा पीएमएस स्टार्ट हुआ तो मैंने भी अपना अकाउंट पीएमएस में खोला, और उसी से दोनों बच्चों के एजुकेशन गोल्स, मेरे खुद का रिटायरमेंट गोल और कॉर्पस बनाना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट एवरी मंथ जितना बचता था इन्वेस्टमेंट, जितना बचता था मेरे सेविंग्स में, वो सारे मैं अपने म्यूचुअल फंड, अपने पीएमएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। 2019 में थोड़ा सा बढ़ा के आई स्टार्टेड मीनिंगफुली इन्वेस्टिंग। अब ऐसा टाइम आया कि मेरा बेटा शायद अगले साल उसके मतलब उसका अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन स्टार्ट होगा, और उसके लिए मेरी मतलब जो प्लानिंग हुई है वो धीरे धीरे से हुई है। पर इस मार्केट की वजह से मैं 1 साल पहले उस गोल तक पहुंच गया इन दैट सेंस, क्योंकि मुझे बस 12-13% की जरूरत थी वहां पहुंचने के लिए, और मैंने उसी तरह से प्लान किया था कि 12 से ज़्यादा % रिटर्न नहीं आएंगे। पर अच्छा है कि इस मार्केट में लास्ट 3-4 मे बी 5 ईयर्स में अबाउट 30% रिटर्न आया हुआ है हमारे पीएमएस में, और उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा गोल 1 साल पहले ही पहुंच गया वहां पे, अगर आप प्लान से देखें तो। और मैंने इसीलिए ऐसा किया है कि लॉन्ग टर्म में मुझे इन्वेस्टमेंट मोस्टली स्टॉक्स में ही होना है। मैं 90% स्टॉक्स में ही हूँ। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है तो मैंने वैसे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जो नियर टर्म है, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का जो लिक्विडिटी और या फिर पैसों की ज़रूरत जो है, मैंने उतने पैसे निकाल के आर्बिट्राज या डेट फंड्स में डाल दिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े उस पैसे को हम निकाल सकें, जो इक्विटी में है उसको ना छुएं। ओवर टाइम मुझे लगता है कि यही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बेटर है, कि लॉन्ग टर्म में जिस पैसों की ज़रूरत नहीं है अभी नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, उसको आप स्टॉक मार्केट में रखें। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर नीचे जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ही आपको बेटर रिटर्न्स देंगे। और जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की ज़रूरत है, जैसे आपका इमरजेंसी फंड हुआ, जैसे आपकी जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे आप साल में एक बार फॉरेन हॉलिडे करने जाते हैं या डोमेस्टिक हॉलिडे करने जाते हैं, आजकल उसके भी रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसका वो पैसा आप अलग रखें, आप स्टॉक मार्केट से ना निकालें। और जो बच्चों की फीस है
या फिर क्योंकि आप उसको तो ये नहीं बोल सकते कि हम चलो इस बार फीस नहीं देंगे क्योंकि मार्केट नीचे गया है, तो उस वजह से आप उस तो ऐसे जो बकेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको पैसों की जरूरत है, उसको अलग मार्केट से निकाल के डेट फंड्स में डालें या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डालें। और इमरजेंसी फंड्स भी बेसिकली मेरे जितने महीने के खर्चे हैं उसका रफली 10 टाइम्स, कि कल मुझे कुछ हो गया, अगर 10 महीने मुझे लगता है वापस आ मतलब कोई हेल्थ इशू हुआ है ऐसा कुछ हुआ, तो एटलीस्ट 10 महीने तक का खर्चा मेरे एक फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए। और ताकि फिर मैं उस 10 महीने तक मुझे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को टच करने की जरूरत न पड़े। सो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप सिंपल रूल्स रखें और महीने महीने में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसको मैंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया। मैं 34 का था जब मैंने सेविंग स्टार्ट किया, और रियली मैं उसको बढ़ाया जब मैं 45 था, 45 की एज में। सो ये भी जरूरत नहीं है कि आप 25 से ही स्टार्ट करो, नहीं तो आप कहीं नहीं जाओगे टाइप। चलिए, बहुत सारी अहम सीख यहाँ पर आपने अपनी निजी फाइनेंशियल लाइफ के ज़रिए दर्शकों को दी, और इसी के साथ समय भी समाप्त हो चुका है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी खास चर्चा की और इतने सारी सीख और लेसन्स हमारे दर्शकों और निवेशकों को दिए। निवेश की ABCD में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।